चलिए भाई, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। शुरू किया जाए बेटा। क्या चर्चा हो रही थी पिछले लेक्चर में? ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा बेटा कि जो महासागर हैं, उनका निचला हिस्सा कैसा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओशियन फ्लोर। ठीक है बेटा। अब जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसी इलाके से है, मैंने यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। कुछ डार्क आ रहा है। चलिए बेटा, तो महासागरों के जल का जो संचरण होता है, यानी सागर का पानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि कभी किसी तालाब, किसी झील, मैंने इस तरह के पानी जहां एक पर्टिकुलर प्लेस पे पानी इकट्ठा हो, वो पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलता। आपने किसी तालाब में पानी को इधर उधर घूमते हुए देखा? कितनी भी बड़ी झील हो, उसका पानी स्थिर रहता है, अगर हवा वगैरह न चले तो पानी लगभग रुका रहता है। लेकिन सागर में एक बड़ी मजेदार बात है कि उसका पानी स्थिर नहीं रहता। धरती की हजारों नदियों के बराबर पानी हमेशा एक तरफ से दूसरी तरफ घूमता रहता। ये बड़ी अजीब स्थिति है कि आखिरकार सागर का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों घूमता रहता। सागर भी तो धरती के ढाल वाले इलाके ही है ना बेटा। सारा पानी उसी ढाल में जाके भर गया है, तो अब वो उस कहीं और ढाल तो है नहीं। सबसे ज्यादा ढाल वाले इलाके सागर ही है, वहां सारा पानी जाके भरा हुआ है, फिर वो पानी गतिशील काहे रहता है जी? बोला करिए, अगर कुछ बोलना है तो बोलिए, और नहीं ऐसे एक सगुफा छोड़ के शांत मत रहे। सागर का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाता है? पानी हमेशा ढाल का अनुसरण करके चलता है। कहीं आप देखते हो बारिश होती है, सारा पानी बह के कहाँ चला जाता है? ढाल वाले इलाके में। फिर वहां से तो छटपटाता नहीं है ना, कहीं और जाना है। फिर सागर धरती के सबसे ढाल वाले इलाके हैं, सारा पानी वहां जाके भर गया, इकट्ठा हो गया। अब वो पानी इतने विशाल जलराशि के रूप में काहे मूवमेंट करता है, क्यों चलता है? कोई वजह तो होगी ना। और बहुत विशाल जलराशि चलती है बेटा, जिसको हम लोग भूगोल की भाषा में समुद्री धाराएं कहते हैं। तो समुद्री धाराएं काहे चलती हैं भैया? क्या वजह है? ढाल वाले इलाके में चले गए, जाके चुपचाप शांति से रहो, ग्रेविटी उनको पकड़ के रखेगी। लेकिन वो ग्रेविटी के बियॉन्ड भी इधर से उधर भाग रहे हैं। मैंने तो किसी तालाब में पानी को इधर से उधर चलते हुए नहीं देखा, किसी झील में पानी को अंदर अंदर इधर से उधर भागते हुए तो नहीं देखा। लेकिन सागर में ऐसा होता है। क्यों होता है बेटा? प्रयास करिए कुछ। तो कोरियोलिस बल से क्या लेना देना? कोरियोलिस बल ये नहीं बताता कि समुद्री धाराएं चल रही हैं। कोरियोलिस बल खाली ये बता रहा है कि अगर चलोगे तो हम घुमाएंगे। कोरियोलिस बल के कारण समुद्री धारा चलती है। वैसे लकीर के फकीर मत बनिए बेटा, तो तब समस्या हो जाएगी। पहली बात ये ध्यान से सुनो। हाँ सूर्य प्रताप जी, थोड़ा लेट हुआ। हाँ, एक हमारे मित्र हैं, रेगुलर क्लास करते हैं। बहरहाल, तो आज हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं बेटा कि सागर का जो पानी है आखिरकार वो गतिशील काहे रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चलता क्यों है? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। और अगर चलता है तो चल के रुक जाओ भैया। मान लो अगर चलने की बड़ी इच्छा है तो एक बार चलो, और जहां जाना है वहां जाके रुक जाओ। और समुद्री धारा की यात्रा तो यह है कि जो कभी कंप्लीट ही नहीं होती। ये करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से सागर में इधर से उधर भाग ही रहे हैं। बड़ी भारी समस्या कि इनकी मंजिल कहाँ है। बारिश में एक पानी भागता है, तो बात समझ में आती है वो कहाँ भाग रहा है। वो ढाल वाले इलाके की ओर भाग रहा है।
अब सागर का पानी काहे भाग रहा है? वो कौन सा ढाल ढूंढ रहा है? क्योंकि धरती के सबसे ढाल वाले इलाके में ही तो महासागर बने। जितना सरप्लस पानी धरती का रहा है तो उसी ढाल वाले इलाके में जाके इकट्ठा हुआ। तो प्रश्न ये है कि आखिरकार ये सब गड़बड़ी काहे होती है? तो थोड़ा सा बेटा समझने का प्रयास करेंगे। मामला बहुत सहज नहीं है, मामला बहुत आसान नहीं है, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। हम लोग प्रयास करते हैं इसको समझने के। तो हेडिंग बनाना होगा बेटा सभी लोगों को, और हेडिंग होगी क्या बेटा? सागर के जल का संचरण। संचरण माने गतिशीलता। तो इस टॉपिक में सिर्फ हम लोग को ये समझने का प्रयास करना है बेटा कि सागर का पानी आखिरकार एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों चलता है। बुद्धि ये कह रही है कि नहीं चलना चाहिए ना। टब में पानी भर दो तो टब का पानी इधर से उधर भागने लगता है। अरे भैया, जो लेवल होगा वो लेवल मेंटेन करके शांत हो जाएगा। कुछ बच्चों को लगता है कि समुद्र की सतह पे तो सब तरंगे चलती हैं। तरंगों और सागर के पानी में कोई तुलना नहीं है। तरंगों की कोई औकात नहीं है सागर के जल के परिमाण के आगे। सागर के पास बहुत विशाल जल राशि है, और तरंगे तो उसके सतह पे चलने वाली हवाओं के कारण थोड़ा बहुत हलचल महसूस होती है। उससे सागर का पानी बहुत ज्यादा इधर उधर थोड़ा ही होता है। लेकिन सागर का पानी बहुत बड़े परिमाण में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है, जिसको आप में से हर किसी ने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? समुद्री धारा। पढ़ा है ना? सी करंट। कोई इसको स्ट्रीम भी बोलता है, कोई इसको ड्रिफ्ट भी बोलता है। क्या डिफरेंस है सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। सागर का जल एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाता है वो 3 प्रकार से जाता है। हर प्रकार की बेटा चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहला जो प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? ज्वार। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? टाइड। एक तो यह प्रकार है। इससे भी सागर का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील हो जाता है। अब ये सब काहे होता है विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा है जिसको कहते हैं समुद्री धाराएं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? ओशियन करंट। समुद्री धाराएं कहते हैं। और तीसरा है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं समुद्री तरंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वेव्स। तो सागर का जल एक स्थान से दूसरे स्थान जो प्रमुख रूप से जाता है उसके 3 ही प्रकार हैं, है ना बेटा? वो कोई पहला दूसरा नहीं है, कोई पहला कह सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हर बार हम इसी क्रम में नहीं पढ़ाते। इस बार मन हुआ कि इस क्रम में पढ़ाएं आपको। क्रम बदल देते हैं जब मेरा मन होता है तब। ये मूड के अनुसार होता है ना बेटा? आज मूड यही है कि पहले हम आपको ज्वार भाटा ही पढ़ाएं। तो सागर का जल एक स्थान से दूसरे स्थान जो गतिशील होता है, जो चलता है, उसके 3 सिद्धांत हैं, 3 तरीके हैं। पहला क्या है बेटा? ज्वार भाटा। दूसरा ओशियन करंट, समुद्री धाराएं। और तीसरा क्या है बेटा? तरंगे। है ना? सागर बड़ी ऊंची ऊंची लहरें या तरंगे उत्पन्न होती हैं, देखा होगा। तो थोड़ा एक कमेंट बेटा लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सामान्य रूप से झील अथवा तालाब का जल स्थिर होता है। सामान्य रूप से झील अथवा तालाब का जल क्या होता है बेटा? स्थिर होता है, रुका होता है। सहमत है? झील चाहे जितनी बड़ी हो बेटा, है ना, उसका पानी हमेशा रुका रहेगा। तालाब चाहे जितना बड़ा हो, उसका पानी स्टेबल होगा। ये अलग बात है कि उसमें छोटी मोटी हवाओं से तरंगे आपको दिख जाएं, वो अलग चीज है। लेकिन बड़े परिमाण में ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा कि एक किनारे का पानी तालाब अथवा झील का भाग के दूसरे किनारे की ओर जा रहा है। ऐसा वो नहीं करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो एक बार करेगा। इधर ढाल होगा, उधर जाके रुक जाएगा।
बोल नहीं रहे बेटा। पानी हमेशा ढाल में जाके स्टेबल हो जाता है, और उसको स्टेबल कौन करता है? ग्रेविटी करती है, गुरुत्वाकर्षण करता है। तो कोई ना कोई बल तो ऐसा है बेटा जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, यानी ग्रेविटी भी पानी को रोक नहीं पा रही है। वह पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग जा रहा है। अगर दिमाग में आप ये हो कि सागर के जल की गहराइयों का अंतर है, तो भूल जाइए। वो जहां पानी जाके सबसे ढाल वाले इलाके में इकट्ठा होना है, पानी इकट्ठा हो गया, वही ढाल वाले इलाके ही सागर है आज के डेट में। कहीं और अगर ढाल होता तो वही सागर होते। धरती का जो सरप्लस पानी है वो सारा पानी बह बह के चला गया कहाँ बेटा? इस धरती की जितनी नदियां हैं, जितने नाले हैं, सब कुछ, सबका पानी भागता है कहाँ? सागर की ओर। काहे? नहीं, हर पानी की खानदान तो उधर ही है ना बेटा? हर पानी सागर की ओर ही जाने की काहे कोशिश करता है? वो ढाल वाला इलाका है, सिंपल सी बात है। पानी हमेशा ढाल की तरफ भागेगा, और किधर भागेगा भाई? तो एक बात तो तय है कि उससे अधिक ढाल वाला इलाका इस धरती पे कहीं कोई है नहीं। सागर सबसे ढाल वाले इलाके में जाके बने हैं। क्लियर है बेटा? अब ये पानी क्यों गतिशील होता है, इसको थोड़ा सा समझना होगा, है ना बेटा? लिखें, सागर के जल के संचरण के, ये तीनों लिख लिया है क्या? सागर के जल के संचरण के तीन प्रमुख प्रकार हैं। सागर के जल के संचरण के कितने बेटा? तीन प्रमुख प्रकार हैं, जो आपने नाम लिखा है अभी। तो बारी बारी से चर्चा किया जाए बेटा, एक एक की शुरुआत किया जाए। हेडिंग बना लें, ज्वार भाटा। ज्वार लिख सकते हैं खाली, टाइड। पहला क्या बेटा? ज्वार। प्यार से आराम से समझिएगा, टॉपिक बड़ा है, ये छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और आपको ध्यान से समझना है। मुझे नहीं लगता कि ज्वार और भाटे का मतलब नहीं समझते, वह छोटी क्लास से आपको समझाया जा रहा है। कभी कभी कुछ नाम मिलते जुलते होते हैं तो उसे थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना? जैसे आजकल मिलेट्स वगैरह की बड़ी चर्चा हो रही है ना, मोटे अनाजों की, तो ज्वार भी एक मिलेट में एक अनाज है मोटे अनाजों में, तो वो वाला ज्वार नहीं है। भाटा बाई द वे एक सब्जी का नाम है ना? तो ये सब्जी भी नहीं है। तो ज्वार भाटे का मतलब क्या है बेटा, वो थोड़ा सा समझना है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जब सागर का जल खिंचाव उत्पन्न होता है, ऊपर की ओर खींचता है, इस फेनोमेना को हम लोग ज्वार कहते हैं। तो भाटा जो है वो आता नहीं है, ये ज्वार की प्रतिक्रिया होती है। ऐसे समझो, जैसे एक कमरे में आप 2 फीट पानी भर दिए हो, लेवल मेंटेन हो गया पानी का। अब उस कमरे में पानी कहीं से आना नहीं है और पानी उस कमरे में से कहीं जाना नहीं है। एक बात तो तय है कि सागरों के पास जितना पानी है, पानी तो उतना ही है ना। इस सागर का पानी बढ़ जाता है और फिर घट जाता है। अरे हाँ ना बोलिए ना। सागर के पास जितना पानी है, पानी उतना ही फिक्स है ना, कि अचानक पानी सागर में बढ़ जाता है फिर सागर का पानी कहीं गायब हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस धरती पर जितना पानी है वो फिक्स है। बोल नहीं रहे? तो ऐसे समझो कि एक कमरे में अगर हम 2 फीट पानी भर दें, पूरे कमरे में पानी का लेवल कितना हो गया बेटा? 2 फीट। अब उस कमरे में कहीं से पानी आना नहीं है और उस कमरे में कहीं से पानी जाना नहीं है। अब किसी तरीके से हम कमरे के एक कोने, कोई भी तरीका हो सकता है, किसी तरीके से हम कमरे के एक कोने पानी की ऊंचाई 4 फीट कर दें, तो एक बात होता है कि कहीं ना कहीं पानी के लेवल को नीचे जाना होगा, क्योंकि अगर वो पानी नीचे नहीं जाएगा तो यहाँ पानी बढ़ा कैसे? बोल नहीं रहे? बहुत सिंपल सी बात है बेटा। जैसे हम कहें ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया, लेवल मेंटेन हो गया। अब हम किसी तरीके से इस किनारे पानी को हम यहां करें किसी तरीके से, तो कहीं ना कहीं से पानी अगर घटेगा नहीं तो फिर यहां पानी बढ़ेगा कैसे? बोल नहीं रहे? अगर हम इसको टेढ़ा कर दें तो शायद ऐसे हो जाएगा। तो एक और तो बढ़ा, लेकिन एक और पानी को घटना पड़ेगा, क्योंकि घटेगा नहीं तो फिर पानी बढ़ेगा कैसे? क्योंकि पानी आ थोड़ी रहा है कहीं से। पता नहीं मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं?
अगर किसी कमरे में पानी का लेवल बढ़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं से पानी का लेवल नीचे अगर नहीं जाएगा तो फिर वहां पानी आया कहां से? बोल नहीं रहे। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि धरातल पे अगर किसी स्थान पे ज्वार आ रहा हो, यानी सागर का पानी अगर ऊपर चढ़ रहा होगा, तो 100% गारंटी है कि उसकी कीमत कोई ना कोई चुका रहा होगा। कहीं ना कहीं पानी का लेवल नीचे जा रहा होगा, क्योंकि अगर नीचे नहीं जाएगा तो कहीं से पानी का लेवल ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि सागर का पानी ऊपर जाता है और नीचे वैक्यूम बन जाता है, ऐसा नहीं है। पानी ही भरा रहता है। तो कहां से आया पानी? कहीं ना कहीं से तो आया होगा, और जहां से पानी आया होगा डेफिनेटली वहां पानी का लेवल नीचे हुआ होगा। पता नहीं समझ पा रहे हो उसमें? तो एक बात तो तय है कि अगर सागर में कहीं ज्वार आ रहा है, यानी सागर का पानी कहीं ऊपर चढ़ रहा है, ठीक उसी वक्त साइमल्टेनियस साथ साथ कहीं सागर का पानी नीचे जा रहा है। बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर नीचे नहीं जाएगा तो कहीं से पानी ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि पानी बढ़ थोड़ी रहा है सागर का, पानी तो फिक्स है ना। मेरे पास पैसा बढ़ रहा है, इस क्लास की इनकम अगर फिक्स है, इस क्लास में 10,000 रुपए है टोटल सबके पास मिला के, और मेरे पास अगर पैसा बढ़ रहा है तो किसी का पैसा घट रहा है, क्योंकि अगर घटेगा नहीं तो फिर मेरे पास पैसा बढ़ेगा नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा डायग्राम से देखिए। इस पूरे सागर में पानी का लेवल हम मान लेते हैं, ये मान लो थोड़ी देर के लिए, ये जो मैंने ऊंचाई दिखाया है ये पानी है। सपोज करो ऐसा नहीं चारों तरफ पानी नहीं है, बीच बीच में स्थल भी है। लेकिन अगर यहां का पानी खिंच रहा है, बोल नहीं रहे हो, और यहां का पानी खींच रहा है, तो ये सरप्लस पानी कहां से आया? कहीं ना कहीं से तो आया ना। और इसकी कीमत जानते हो कौन चुकाएंगे? इसकी कीमत ये लोग चुका देंगे। यहाँ पानी चला जाएगा नीचे, और यहाँ भी पानी चला जाएगा नीचे। तो यहाँ और यहाँ क्या आ गया? ज्वार। और हमेशा ध्यान रखना, धरती पर एक साथ दो स्थानों पे ज्वार आते हैं। एक साथ पूरी धरती पर दो जगह ज्वार आते हैं, एक ही साथ। और पूरी धरती पर एक ही साथ दो जगह भाटा आता है। जहां ज्वार आता है उसके ठीक अपोजिट ज्वार आएगा, और जहां ज्वार आएगा उसके ठीक 90 डिग्री पर भाटा आएगा। देख लो, जहां ज्वार आ रहा है उसके ठीक अपोजिट ज्वार आ रहा है, और जहां ज्वार आ रहा है उसके ठीक 90 डिग्री पर भाटा आ रहा है। वो पानी वही चुकाएंगे, और कहां से आएगा पानी? इधर भी पानी खिंच गया, इधर भी पानी खिंच गया, तो जाहिर सी बात है बीच वाले कीमत चुकाएंगे। एक बात ध्यान रखना, इस पूरी धरती पर एक साथ दो जगह ज्वार आते हैं और दो जगह भाटे आते हैं। जहां भाटा आता है उसके ठीक अपोजिट फेज पे भाटा आएगा। देख लो, इस फेज पे ज्वार आया तो धरती का अपोजिट फेज गया, यहां भी भाटा आएगा। क्लियर है बेटा? जहां ज्वार आएगा उसके ठीक अपोजिट फेज पे ज्वार आएगा। क्लियर है? लेकिन ज्वार और भाटे के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। यानी जिस स्थान पे ज्वार आया वहां से ठीक 90 डिग्री पर भाटा आएगा, गारंटेड है। वैसे जहां ज्वार आया है वहां भी भाटा आएगा, वो बाद में आएगा। लेकिन अगर एक ही समय की बात करें, जैसे ठीक दिन में 12 बजे आप देखें, तो धरती पे दो जगह पे ज्वार आ रहा है और धरती पे दो जगह भाटा आ रहा है। अब यह है कि धरती घूमेगी, तो जहां ज्वार आया वहां भी भाटा आएगा, बाद में आएगा। अब ये घूम के जब यहां चले जाएंगे तो अब ये चुकाएंगे, और जिसने चुकाया था वो आनंद लेगा। ये तो प्रोसेस चलता रहेगा। जहां ज्वार आया है वहां भाटा आएगा। तब आएगा जब वहां से 90 डिग्री पे घूम जाएगा, यानी ये स्थान जब घूम के यहां आ जाएगा तो यहां भाटा आ जाएगा। क्लियर है? बोल नहीं रहे हैं? तो ठीक है, ये सब तो बवाल की बात बाद में। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आते ही क्यों है, ये ज्वार भाटे क्यों आते हैं। ये बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और एक चीज कभी आपने नोटिस नहीं किया,
जिसका खामियाजा अब भुगतेंगे आप। क्योंकि ज्वार अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, अगर, मुझे लगता है शायद गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आता है, तो एक तरफ आता है, दूसरी तरफ कहां आता है? सूर्य हो, चंद्रमा हो, कोई हो, भाड़ में जाए, जिसकी वजह से भी ज्वार आता है, उस पर डिबेट हम नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि इधर चंद्रमा है, सपोज करें, तो इस फेज पे ज्वार आया, बात समझ में आती है कि चंद्रमा खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, उधर कौन खींच रहा है? ये कभी जिंदगी में नोटिस किया? खाली ये रट लिया कि ज्वार चंद्रमा के कारण आता है, धमाका के कारण, ठीक आता है, अपोजिट सरफेस पे किसके कारण आता है? तो यही पहली नहीं समझे, इसलिए 7 जन्म में नहीं समझ पाए और समझ पाएंगे भी नहीं। अरे भैया, गुरुत्वाकर्षण एक फेज पे लगेगा ना, धरती की एक ओर लगेगा ना, जिस ओर चंद्रमा होगा चाहे सूरज होगा, जिसको आप समझते हो, तो जिस ओर सूर्य है या चंद्रमा है, उस फेज पे पानी खींच जाए, बात समझ में आती है? ये पीछे कौन खींच रहा है? और बड़ी मैं बात आपको बताऊं कि जितना ऊंचा ज्वार सामने आता है, उसे 1 सेंटीमीटर कम ज्वार नहीं आता विपरीत, एकदम उसी के बराबर, एकदम कंपटीशन में आता है कि तू अगर 5 मीटर तो मैं भी 5 मीटर, 1 मिलीमीटर कम नहीं। बता पाएंगे इसका राज क्या है? गुरुत्वाकर्षण बाहर ढकेलने वाला बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण धरती का अगर है तो खींचने वाला बल होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, बहुत ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूं, कभी ध्यान से ज्वार भाटे का जो चित्र बना होगा, जरा फिर से जाके देखना एक बार घर पे। कोई किताब होगी, कक्षा 6 की होगी, 10 की होगी, 11 की होगी, एनसीईआरटी होगी, कोई देखना, और आप देखना कि द्वार दोनों तरफ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। वो डायग्राम में जब दिखाएगा तो ज्वार दोनों तरफ दिखाएगा। क्यों नहीं दिखा आपको आज तक? आपको आज तक वो दिखा का है नहीं, ज्वार दोनों तरफ आता है। जिस दिन दिख गया होता, उसी दिन समस्या के समाधान की ओर चल पड़े होते, क्योंकि आपके दिमाग में किसी ने कूड़ा ठूसा कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार आता है, और दिमाग कभी काम ही नहीं किया कि ठीक है, सामने आता है, बात समझ में आती है, पीछे कहां आता है। नहीं समझ पा रहे हैं? देखो, 2 चीजें होती है कि कुछ खूब समझते हैं, लेकिन ये शो करते हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ताकि और बोलिए, ठीक है? तो हम तो अब इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो सिंपल सी बात है। आप, मुझे लगता है जो मैं कहना चाह रहा था वो समझ गए। इसको हम मिटा रहे हैं बेटा, तो डायग्राम विग्राम का ड्रामा यहाँ ज्यादा है। मैंने एक दिन आपसे क्या बोला था, और आप सिर्फ इस कान से सुन के उस कान निकालते हो। बेटा, फिर परीक्षा होगी, 2024 में भी होगी, और फिर यही मिल जाएंगे आप, फिर यही मिलेंगे, 25 में भी मिलेंगे, 26 में भी मिलेंगे, मिलते रहेंगे। अगर नहीं सुधरे तो तबाही आपकी होती रहेगी। कोई गलतफहमी मत जिंदा रहिए, और सपनों की दुनिया मत जिंदा रहिए कोई जादू हो जाएगा। कोई जादू वादू नहीं होता, जादू करना पड़ता है ना? जैसे आपके दिमाग में है कि हम जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे, कोई जादू हो जाएगा, तो होगा नहीं बेटा। जब तक आप अपने पढ़ने का एटीट्यूड नहीं बदलोगे, तब तक कुछ होने हमारे वाला नहीं कंपटीशन में, और यही घेरेगा वो आपको। कल को मैं ये पूछूं कि जिस फेज पे चंद्रमा होता है धरती के, वहां ज्वार आता है, उसके विपरीत तल पे ज्वार क्यों आता है? विकल्पों में से चुन लीजिए। चुन लेंगे आप? बता देंगे उत्तर क्या है? आप कहेंगे विकल्प दीजिए। अरे अब तुक्का लगाओगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है, नहीं पता होता तो आप जरूर शेयर कर लेते। पढ़ाई की बेटा यही सबसे बड़ी तकलीफ, और जो बच्चे इस तकलीफ को नहीं समझते, वो 10-10 साल से इलाहाबाद में फंसे हुए हैं, दिल्ली में फंसे हुए हैं। दिल्ली से बढ़िया पढ़ाई की कोई जगह नहीं है। फिर 8 साल से भैया जी को क्या लग रहा है दिल्ली में, और यहाँ तो 3-3 साल में बच्चे एसडीएम बन के चले गए, डिप्टी एसपी बन के चले गए, और नौकरी कर करके बने। वहां तो फुल टाइम प्रोग्राम बना के बैठे हो भैया,
और ऊपर से घर फोन फोन करके ये भी बताते रहते हैं कि पापा ये खाना वाना बनाने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश ये रहे कि खाना भी ना बनाना पड़े, कहीं होटल होटल टिफिन विफिन सिस्टम में जाके खाना खा लें। इतना पढ़वैया बन जाओगे बेटा तो फिर तो तबाही हो जाएगी। और यहाँ एक आदमी है जो रातों दिन जॉब कर रहा है, दौड़ रहा है, सड़क पे भाग रहा है, उसके पास कितना समय मिल रहा है और कर दिखाता है, और मुंह ताकते रह जाते हैं लोग उत्तर प्रदेश के जो तथाकथित पढ़वैया लोग हैं। तो परेशानी कहाँ हो रही है बेटा, दिक्कत कहाँ हो रही है, इसको अगर आप समझेंगे नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। क्या मैंने एक बच्चे ने कहा ना मुझसे कि जैसे गुरु लोग होते हैं ना, तो एक मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र हम आपको दे चुके हैं और आप उस मंत्र का पालन नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ भी स्पेशल नहीं पढ़ना है, ज्वार भाटा ही पढ़ना है, बचपन से जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है। चश्मा बदल दीजिए, नजरिया दूसरा रखिए, बात बन जाएगी। और आपकी सबसे बड़ी परेशानी है कि कुछ रहस्यमय चीज ढूंढते हैं, कुछ गोपनीय नहीं है पढ़ने के लिए, फिर कैसे बनेंगे आईएएस? तो चले जाइए हिमालय की गुफा में बैठिए, वहां रहस्य ढूंढिए और देखिए क्या रहस्य मिलता है। कोई रहस्य नहीं है, वही पूछते हैं जो जिंदगी भर आप पढ़ रहे हैं और वही शहीद करते हैं आपको, वही चारों खाने चित कर देते हैं आप, जिसे आप हमेशा पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उस नजरिए से आपने कभी उसको देखा ही नहीं। तो नजरिया बदलिए बेटा, एरिया नहीं बदलना है। आप जहां कहो वहां दिखा दें कि आप गड़बड़ हो, जहां कहो वहां बताएं कि आपने गड़बड़ी बहुत भयानक की है, आप उसको नहीं देखते। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो चित्र आपको क्यों नहीं दिखा आज तक। जब हम बोर्ड पे बता रहे हैं तो आज आपको दिख रहा है। घर पे जाइएगा, किताब खोलिएगा और देखिएगा दोनों पेज पे ज्वार दिखा रहा है कि नहीं, डायग्राम में देखिएगा तो उसके दोनों तलों पे ज्वार दिखा रहा है कि नहीं। आपको काहे नहीं दिखा, आपको क्यों नहीं दिखा? दिखना चाहिए था ना। आंख पे पट्टी बंधी है आपके, या ब्लाइंड हो आप? बस यही परेशानी है, ये जो सामने है वह भी नहीं दिखता आपको। हाँ, क्लास में आके बड़े इंटेलिजेंट और बड़े कुशाग्र बुद्धि बनने की कोशिश करते हो, हमको पता है कौन कितना इंटेलिजेंट है। यही करते करते मेरी उम्र बीत गई और मुझे लोगों की पहचान नहीं पता। अरे बेटा, हम आपकी जन्म कुंडली बना देंगे अभी, शिक्षा के क्षेत्र वाले, है ना। लेकिन मुझे कोई गरज नहीं है कि मैं ये सब करूं, मुझे सब पता है क्या होने वाला है, क्योंकि एटीट्यूड मैं नहीं बदल सकता किसी का। मैं सिर्फ नॉलेज आपको थोड़ा सा डिलीवर कर सकता हूँ, आपको ज्ञान थोड़ा सा मैं देने की कोशिश कर सकता हूँ, बुद्धि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि बुद्धि आपको मिल गई है जितनी मिलनी है। बहरहाल, घर पे जाइएगा, ज्योग्राफी की कोई किताब होगी, दुनिया भर का राइटर बताते हो ना, फलाना माजिद हुसैन ढेमाका, कोई एक ठो ले लेना, नहीं मिलेगी एनसीईआरटी ले लेना, नहीं मिलेगी गूगल पे बोल देना, एक डायग्राम दिखेगा, वो कक्षा 6 से देख रहे हो आप, और उस डायग्राम में हमेशा आपको दोनों तलों पे ज्वार दिखेगा। फिर आपकी खोपड़ी क्यों नहीं सतर्क हो गई कि अगर ज्वार गुरुत्वाकर्षण से आता होगा तो एक ही तरफ गुरुत्वाकर्षण लग रहा होगा ना, पीछे कहां लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, वहां ज्वार कहां से आ गया? बस यही कहानी ढूंढे होते तो कहानी ही साफ हो गई हो। और एक सूचना बताएं कि हम इशारे तो कर रहे हैं बेटा, हर जगह नहीं कर पाएंगे, एवरीवेयर हम आपको इशारे नहीं कर पाएंगे, हर जगह आप ही को सचेत होना होगा। जैसे ये पृथ्वी है बेटा, और सपोज करो ये चंद्रमा है, ये अर्थ है और ये मून है। अब मून क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ रट वट लिए होंगे एक आध लाइन कि ज्वार पे चंद्रमा का नियंत्रण है, इसीलिए मून को दिखा रहा है, लेकिन बता नहीं पाओगे काहे नियंत्रण है, मैंने ये भी बताने में सक्षम नहीं होंगे कि चंद्रमा का नियंत्रण काहे है। लेकिन हाँ, लाइन रख ली है कि पृथ्वी के ज्वार पे चंद्रमा का नियंत्रण ज्यादा है। क्लियर है? वो ऐसा है नहीं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की तुलना में 150 गुना ज्यादा है। सन का एक दिन आपको बताया था मैंने, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा की तुलना में 150 गुना अधिक है। और अगर गुरुत्वाकर्षण से ज्वार आता होता तो सूर्य के कारण 150 मीटर ऊपर ज्वार आते, अगर चंद्रमा के कारण 1 मीटर का ज्वार आता तो।
लेकिन हाँ, लाइन रटे हो तो हम रटी वाली बात ही करेंगे ना, बाकी हम भी नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको भी नहीं पता। अरे हम भी वही बता दें जो किताब उताब में लिखा है, क्या हर्ज है, काहे के लिए फालतू का काम किया जाए। पृथ्वी के ज्वार पे चंद्रमा का नियंत्रण अधिक है, चलो ठीक है, मैं सहमत हूँ। सूर्य की तुलना में 2 सही 1/4 गुना अधिक है चंद्रमा का ज्वारों पे नियंत्रण, तो चलो ठीक है। चंद्रमा धरती की स्पेस की ओर है, तो ज्वार आए, तो ज्वार इधर आए ना, पानी इधर खींचे ना। इधर कौन खींच रहा है? इधर कोई और चंद्रमा है क्या? एक ही साथ सेम टाइम में घटना होगी। जैसे एक चालाक बच्चा था, कहा कि ये घूमते घूमते सर पीछे आ जाएगा, धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना, तो पीछे आ जाएगा तो इधर खींच लेगा। ना ना मेरे भाई, अभी अभी इसी वक्त जहां चंद्रमा है, इधर भी ज्वार आएगा। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया भाई, इधर भी ज्वार आएगा, दोनों तरफ आएगा। क्यों? जिससे आपने कोशिश तो किया कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का, नहीं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अगर होता तो इसको और खींच के चिपकाता, ढकेल थोड़ी देता। ये तो बाहर की ओर उतना ही फोर्स से, जितने फोर्स से खींचा जा रहा है उतनी फोर्स से इधर भी जा रहा है। अब चलो ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लेंगे कल तक। अंड बंड मत बोलिए, है ना। जब आता नहीं है तो बरगलाने की कोशिश करते हैं। अमावस्या माने क्या होता है? तो क्या कह रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे। ये स्थिति खाली अमावस्या पूर्णिमा को होती है? हर क्षण होती है, हर पल होती है। जिस समय आपको पढ़ा रहे हैं ना, उसी समय कहीं ज्वार आ रहा है और उसके अपोजिट भी ज्वार आ रहा है। खाली अमावस्या को ज्वार आता है। और अमावस्या पूर्णिमा को क्या होता है, वो थोड़ी समझ है मेरे पास भी, तो हम आपको बताएंगे। बरगलाइए मत, है ना, मूर्ख मत बनाइए। मूर्ख सड़क पे चलते हुए किसी को बना सकते हैं, मुझे नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि मैं एकदम शीशे जैसा साफ ओपिनियन रखता हूं। जो विषय पढ़ाता हूं क्रिस्टल क्लियर, ताल ठोक के पढ़ाऊंगा। तो मेरा ओपिनियन क्लियर है, मुझे थोड़ी भ्रमित कर पाओगे आप। बहरहाल चलो लिखो। हाँ, कुछ बेटा सोच रहे हो, याद आ रहा है कुछ? नहीं, सब कुछ बहुत सिंपल है, लेकिन ये है कि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस परेशानी ये है। लिखें, पृथ्वी पर ज्वार आने का प्रमुख कारण। लिखो बेटा, ताको मत मुंह। पृथ्वी पर ज्वार आने का प्रमुख कारण। या कमेंट वमेंट देख ले भाई, हमारा मित्र कुछ। ज्वार आने का प्रमुख कारण क्या है बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, अब थोड़ा सा बेटा समझिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फार्मूला फिर से हम बता देंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। दो पिंड अगर हैं, दो बॉडी अगर है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशन पुल लगता है ना बेटा। जिसका फार्मूला न्यूटन ने बताया था कि दो बॉडी हैं, दो पिंड अगर हैं, तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। बोले बेटा? हाँ, तो पहले मैं वही बताऊंगा बेटा, तब आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हम ये मान के नहीं चलेंगे कि आपको फार्मूला आता होगा। हम ये मान के चलेंगे कि आपको नहीं आता है। आता भी हो तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता होगा तो जान लीजिए। न्यूटन ने ये बताया कि अगर कोई दो बॉडी है, दो वस्तुएं हैं, दो पिंड है, ठीक है बेटा, इनका मास अगर m1 और m2 हो तो, और इनके बीच की प्रभावी दूरी, दूरी और प्रभावी दूरी में अंतर है, वो सब हम डिफाइन नहीं करेंगे, फिजिक्स नहीं पढ़ने जा रहे हैं। इनके बीच की जो दूरी होगी वो सपोज करें r है। क्लियर है बेटा? r किलोमीटर, r मीटर,
आर जो भी है वो हो सकता है, जितनी भी दूरी हो बीच में। तो न्यूटन ने बताया कि इनके बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसकी दिशा एक दूसरे की ओर होगी, अपोजिट नहीं होगी, एक दूसरे की ओर होगी, इधर की ओर और इधर की ओर, माने एक दूसरे को खींचेंगे। जैसे मैग्नेट होता है ना, एक दूसरे को आकर्षित करता है अपोजिट पोल, वैसे एक दूसरे को ये क्या करेंगे, खींचेंगे। तो खिंचाव का बल कितना लगेगा, इसको न्यूटन ने परिभाषित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इनके बीच में जो बल लगेगा, थोड़ा किनारे लिखते हैं बेटा, हम मान लेते हैं वो बल F है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे की ओर, वो क्या है बेटा, F है। तो उन्होंने कहा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। आराम आराम से, हड़बड़ी मत दिखाइए। ये कह रहा है कि इन दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल, इनको मल्टीप्लाई करिए आपस में, उसी के एनालॉग लगेगा क्या बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर ये संख्या ज्यादा आएगी तो फोर्स भी ज्यादा होगा, ये संख्या अगर कम होगी तो फोर्स भी कम लगेगा। मोटे मोटे रूप में कह लें, न्यूटन ने बताया कि जो बड़े परिमाण के पिंड हैं, जिनका द्रव्यमान ज्यादा है, उनके बीच में फोर्स भी ज्यादा लगता है, और जो छोटे छोटे पिंड हैं उनके बीच में द्रव्यमान कम है, इसलिए बल भी कम लगता है। यानी द्रव्यमान के समानुपाती होता है फोर्स। द्रव्यमान मतलब मास अगर ज्यादा हुआ तो फोर्स ज्यादा हुआ, द्रव्यमान अगर कम हुआ तो फोर्स कम होगा। क्लियर है? इसको उन्होंने कहा नंबर 1। फिर एक दूसरा रिलेशन उन्होंने स्थापित किया कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। यानी उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण, ठेठ भाषा में समझो कि अगर वस्तुएं पास पास होंगी तो बल ज्यादा होगा, वस्तुएं दूर दूर होंगी तो बल कम होगा। ठेठ भाषा में समझें, यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। वर्ग से मत घबराइए, बस ठेठ भाषा में समझिए कि दो वस्तुएं अगर पास पास होंगी तो उनके बीच में बल ज्यादा होगा, दो वस्तुएं अगर दूर दूर होंगी तो उनके बीच में बल कम लगेगा। उल्टा संबंध है ना बेटा, दूरी और फोर्स के बीच में, देखो बटे में है ना, तो ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। क्लियर है? इसको हम करते हैं नंबर 2। इन दोनों को अगर एक साथ मिला दें, मिक्स कर दें, ये हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। इसी को हम लोग कैलकुलेशन में हटा देते हैं, बराबर कर देते हैं, और जब बराबर करोगे तो एक कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कैपिटल G, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक। और बड़ी मजेदार बात है कि इसका कैलकुलेशन न्यूटन भी नहीं कर पाए। न्यूटन के मरने के बाद किसी वैज्ञानिक ने उसका कैलकुलेशन किया। क्लियर है बेटा? 12। तो कुल मिला जुला के आपको समझ में आ रहा है कि अगर द्रव्यमान अधिक है तो बल ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा है तो बल कम होगा। क्लियर हो रहा है? अब थोड़ा सा, उस दिन आपको एक कैलकुलेशन मैंने बताया था, फिर कैलकुलेशन करेंगे। अब ये दो पिंड की जगह पे हम एक बार मानेंगे पृथ्वी और चंद्रमा, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है ये जग जाहिर है, पृथ्वी के सामने चंद्रमा की कोई औकात नहीं है, और सन उनके सामने तो खैर भूल ही जाओ। तो मान लेते हैं ME, मास ऑफ अर्थ, और MM, मास ऑफ मून, और उन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या, R है। अब इनके बीच में बल कितना लगेगा वो थोड़ा देखना। इसमें क्या क्या रखेंगे बेटा कैलकुलेशन में, बोलिए। मान लीजिए इसको FM कहते हैं, चंद्रमा के कारण जो बल लग रहा है वो होगा GME/MM अपॉन r²। बोल नहीं रहे, इसकी वैल्यू कुछ आएगी,
मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है x, मान लेते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं बेटा, अरे पृथ्वी तो रहेगी ही रहेगी कैलकुलेशन में, और ये हो जाएगा ms, और इसको कर देते हैं कैपिटल R। तो कैपिटल R क्या है? पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, जो आपको पता है 15 करोड़ किलोमीटर, और चंद्रमा की जो दूरी है लगभग 4 लाख किलोमीटर। दूरी कम है लेकिन द्रव्यमान भी बहुत कम है। सूर्य से दूरी बहुत अधिक है तो सूर्य का द्रव्यमान भी बहुत अधिक है। पूरे सोलर सिस्टम का 99.9% द्रव्यमान अकेले सूर्य का है, बाकी की बात ही छोड़ दें। तो जाहिर सी बात है, अब कैलकुलेट करेंगे क्या बेटा? सूर्य के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो होगा G MEMS अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये भी कुछ आएगा, जरूर आएगा। इनका अगर x आएगा तो इसका 150x आएगा। यानी चंद्रमा के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है धरती पर, जिसमें द्रव्यमान भी जोड़ लिया गया, जिसमें दूरी भी जोड़ ली गई। इसमें द्रव्यमान दूरी नहीं हो गया कैलकुलेशन में, डिस्टेंस भी इसमें कैलकुलेट कर लिया गया और चंद्रमा का द्रव्यमान भी कैलकुलेट कर लिया गया, और यहां सूर्य का द्रव्यमान भी कैलकुलेट किया गया, सूर्य की दूरी कम ज्यादा जो भी हो कैलकुलेट कर ली। फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल 150 गुना अधिक है। अगर ज्वार गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं तो सबसे ऊंचे ज्वार सूर्य के कारण आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। अरे जिसका बल ज्यादा है उससे ज्यादा ज्वार आना चाहिए, लेकिन वास्तविक स्थिति जिसके पलट है, वास्तविक स्थिति से अलग है। ज्वारों पर नियंत्रण चंद्रमा का ही ज्यादा है, ज्वारों पर नियंत्रण सूर्य का नहीं, चंद्रमा का ज्यादा है। चंद्रमा का ज्वारों पर नियंत्रण सूर्य की तुलना में 2.25 गुना अधिक है, 2.25, यानी 2 सही 1/4 गुना अधिक है। तो थोड़ा सा लिखा जाए बेटा, बोल नहीं रहे, पहेली तो अब उलझ रही है, पहेली सुलझने की जगह पे धीरे धीरे उलझाव की ओर बढ़ रही है कि अगर ज्वार गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रहा है तो अब पहेली तो ये बता रही है कि चंद्रमा के कारण अगर 1 मीटर का ज्वार आए तो सूर्य के कारण 150 मीटर का खिंचाव आना चाहिए। बोल नहीं रहे बेटा, परंतु ऐसा नहीं होता, और वो आप बताएंगे काहे नहीं होता। दूरी उरी का नाम लेना मत, क्योंकि दूरी कैलकुलेट हो चुकी है, दूरी अब शेष नहीं रहेगी, कैलकुलेशन में सब शामिल हो चुका है। लिखें, पृथ्वी पर ज्वार सूर्य तथा चंद्रमा के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के कारण नियंत्रित होते हैं। देखिए बेटा, मेरी एक आदत है ना, कि पसीना तो आपको भी बहाना पड़ेगा, है ना, आनंद नहीं लेंगे आप खाली। तो आज एक समस्या छोड़ के तो जाएंगे ही, और उस समस्या का समाधान आपको करना ही होगा, है ना। टीचर से पूछिए, गूगल से पूछिए, कोई तथाकथित भैया जी बड़े भारी विशेषज्ञ हो भूगोल के तो उनसे पूछ लीजिए, अपने टीचर से पूछ लीजिए, मुझे छोड़कर, है ना। लेकिन कल तो आपको बताना ही होगा, और अगर कल नहीं बताए तो कल की क्लास निरस्त समझो, मैं भी नहीं बताऊंगा। नहीं, आप मटरगश्ती करोगे ना, मुझे पता है, क्लास के बाद जाके क्या जरूरत है बवाल मोल लेने की, बताएंगे तो मैं बताऊंगा नहीं, बताना आप ही को पड़ेगा, है ना। क्योंकि थोड़ा सा कोशिश करो ना, नौटंकी से थोड़ी काम चलेगा, या कहना फिर लास्ट में हम ही परीक्षा उरीक्षा दे देंगे आपको, अगर कहीं मौका वौका मिल जाए भाई देवे तो। चले लिखें, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लिखें,
हाँ, उसी के नीचे लिखिए, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। तो पहला जरा सा लिखिए, नंबर 1, सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण सौर परिवार के द्रव्यमान का, सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण सौर परिवार के द्रव्यमान के 99.9% के बराबर है। 99.9% के बराबर है। मतलब क्या बेटा? अरे पृथ्वी नहीं हम बात कर रहे हैं, पूरा सोलर सिस्टम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण फलाना ढमाका सब सूर्य, पूरे सोलर सिस्टम का जितना मास है उसका अकेले 99.9% मास अकेले सूर्य का है। क्लियर है बेटा? एक बात मुझे बताइए, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के फार्मूले में अगर ME और MS करें तो सूर्य तो बहुत भारी पड़ जाएगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ा आ जाएगा। एक बच्चे ने कहा कि दूरी भी तो सर बहुत अधिक है। हाँ मैं सहमत हूँ, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। एक औसत डिस्टेंस पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, तो 15 करोड़ का वर्ग करके भाग देंगे तो संख्या तो नीचे वाली बड़ी हो रही है, लेकिन ऊपर वाली कितनी बड़ी हो रही है ये अंदाजा अभी आपको नहीं है। ऊपर की संख्या बहुत बड़ी हो गई। अब जैसे चंद्रमा का द्रव्यमान तो पृथ्वी के बराबर भी नहीं है, लगभग 1/6 के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि अब चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान गुणा करोगे, ये क्वांटिटी तो बहुत छोटी आएगी। एक बच्चे ने कहा दूरी भी तो कम है। हाँ बिल्कुल कम है, लगभग 4-4.25 लाख किलोमीटर की दूरी है। अब इससे भाग दोगे तो नीचे कम संख्या है जरूर, लेकिन ऊपर बहुत कम संख्या है। और सूर्य के कारण नीचे बड़ी संख्या है लेकिन ऊपर बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए फाइनल कैलकुलेशन में भारी पड़ जाता है कौन? सूर्य। जब सारे डिजिट हम लोग फीड वीड कर लेते हैं तो भारी कौन पड़ता है बेटा? सूर्य। लिख ले, बराबर है, लिखा। जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग कितना बेटा? 15 करोड़ किलोमीटर। वही मत लिखो, पॉइंट नंबर 2 कर लो। लिखें, चंद्रमा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है। बहुत कम है। क्लियर है बेटा? जबकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है, अप्रॉक्स। बस एक बच्चे को समझ में आ गया कि सर ये 4 लाख किलोमीटर का वर्ग करके भाग देंगे और वहां 15 करोड़ किलोमीटर का वर्ग करके भाग करेंगे तो डेफिनेटली चंद्रमा का ज्यादा आ जाएगा। किसमें भाग कर रहे हो ये नहीं देख रहे हो? वहां सूर्य के द्रव्यमान का पृथ्वी के द्रव्यमान में गुणा करके भाग देना है और यहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान में गुणा करके भाग देना है। सूर्य भारी नहीं, बहुत भारी पड़ जाएगा। क्लियर है बेटा? और चंद्रमा की दूरी भले कम दिख रही है लेकिन इसकी ऊपर की क्वांटिटी भी बहुत कम आ जाएगी, इसलिए भारी तो पड़ जाएगा कौन बेटा?
सूर्य ही भारी पड़ेगा अल्टीमेटली। लिखें नीचे से बेटा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की तुलना में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की तुलना में 150 गुना अधिक होता है। ये एकदम क्लियर डेटा है बेटा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की तुलना में 150 गुना अधिक है। क्लियर है? जिससे यह प्रतीत होता है कि यह लगता है कि सूर्य का ज्वारों पर नियंत्रण चंद्रमा की तुलना में 150 गुना अधिक होना चाहिए। चंद्रमा की तुलना में कितना बेटा? 150 गुना अधिक होना चाहिए। ये हम गलत बोल रहे हैं बेटा। अर्थात यदि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 1 मीटर ऊंचा ज्वार आए, अर्थात यदि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 1 मीटर ऊंचा ज्वार आए तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 150 मीटर ऊंचा ज्वार आना चाहिए। एक 150 मीटर ऊंचा ज्वार आना चाहिए। इसमें कोई विसंगति दिख रही है? अभी तक जो कुछ हम लोग पढ़े वढ़े उसके हिसाब से ये मामला एकदम फिट सही दिख रहा है। यानी चंद्रमा के कारण अगर 1 मीटर ऊंचा ज्वार आता है तो सूर्य के कारण 150 मीटर आना चाहिए। अगर ये सब होता सही में तो हम लोगों को कतई बुरा नहीं लगता, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ तो गड़बड़ हो गया। और वास्तविक स्थिति यह है कि अगर सूर्य के कारण 1 मीटर ज्वार आता है तो चंद्रमा के कारण 2.25 मीटर ऊपर ज्वार आता है। दुगने से ज्यादा प्रभाव रखता है चंद्रमा। आखिर ये क्या मामला है? दूरी तो मत ही बोलना, क्योंकि दूरी कैलकुलेशन हो चुका है। अब यहां दूरी का कोई मतलब नहीं बचा। पैरा चेंज करिए, लिखिए जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि चंद्रमा का ज्वारों पे नियंत्रण सूर्य की तुलना में 2/1/4 गुना यानी 2.25 टाइम्स, 2/1/4 गुना, या डेसिमल में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आप 2.25 टाइम्स, 2.25 गुना अधिक लगता। यानी वास्तविक स्थिति यह है कि सूर्य के कारण भी ज्वार आता है, इसको सौर्य ज्वार कहते हैं, बिल्कुल आता है। सूर्य के कारण अगर सागर का पानी 1 मीटर ऊपर खींचा तो चंद्रमा के कारण 2.25 मीटर ऊपर खींचा। अब इसी समस्या का समाधान ढूंढना।
बुद्धि उद्धि लगाइए थोड़ा, साथ लेके आए हैं ना बुद्धि, घर नहीं छूट गई है। हाँ तो थोड़ा यूज करिए। दुख खाली इसी बात का है बेटा कि जब क्लास में हम बताते हैं तब आपको दिखता है, आपको अपने से नहीं दिखता, अपने से भी दिख जाना चाहिए ना। हम बहुत कुछ नहीं दिखा पाएंगे ना बेटा, हमारी भी सीमाएं हैं, हमारी भी लिमिटेशन है। हमारी सीमाएं वक्त की भी है, हमारी सीमा समय की भी है। आपके पास तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना। भूगोल आप घर पे जाके 8 घंटा पढ़िए, कोई रोक लेगा? हमारी तो मजबूरी है कि हम 1 घंटे सवा घंटे से ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन घर पे आप 24 घंटे भूगोल पढ़ो, कोई रोक देगा कि काहे पढ़ रहे हो भैया, इतना पढ़िए ना। क्या परेशानी, थोड़ा सा बेटा बताओगे, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे अगर मेरी और बड़ी उम्मीद से देख रहे हो तो आज निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि आज तो मैं बताने से रहा, है ना। हाँ बताएंगे जरूर, अगर प्रकरण मैंने सुनने तो मुझे भी क्या गरज थी, अंड बंड लिखा के हम भी निकल लेते। क्या सींग बड़ी है क्या बवाल की तरफ जाने की? बाकी टीचरों की तरह हम भी पढ़ा उड़ा के लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार, अपूर्णिमा और मस्या, युति और व्युति, कंजक्शन, अपोजिशन, सीजीगी बता के निकल लेते चुटकी बजा के। भाड़ में जाइए ना आप। और आपकी औकात थी, आप समझ पाते अगर हम इशारा ना करते तो। 20-22 साल तो हो ही गया, समझ ही नहीं पाए। अभी क्या 10 मिनट में आप समझ लेते अगर हम इशारा ना करते तो बताने की इरादा है, लेकिन फ्री में नहीं, है ना। थोड़ा मेहनत तो करनी होगी, पसीना तो बहाना ही होगा, छटपटाना तो होगा ही आपको, है ना। तो छटपटाइएगा, फिर हम आपको बताएंगे। क्लियर है बेटा? हाँ जरूर बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर है? लेकिन आज हेडिंग अभी बना के आगे बढ़ लेते हैं, हम लोग निकल लेते हैं। ये तथ्य एग्जैक्ट है बेटा, इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रमा का ज्वारों पर नियंत्रण सूर्य की तुलना में ज्यादा है। जबकि अभी जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया उससे ये बात सही नहीं लग रही है, लग रही है कि सूर्य का नियंत्रण ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है बेटा, अब हेडिंग बनाइए। अच्छा, बीच में जब हम पृथ्वी की दैनिक गतिविधि कभी पढ़ा रहे थे तो एक नाम आया था चंद्र दिवस, लूनर डे, याद आ रहा है? अरे भैया याद बात ठीक कर लो अपनी, क्योंकि हम बार बार याद दिलाएंगे, ये हम ठेका नहीं लिए हैं, हम एक बार पढ़ाने का ठेका लिए हैं। कितने प्रकार के दिन होते हैं? 3, वेरी गुड, बोलो। सौर्य दिवस पूरा बोलो। कितना अवधि? सौर्य दिवस, अंड बंड मत बोलो। 24 घंटा, वेरी गुड। चंद्र दिवस ही पहले बताओगे, चलो वही बता दो। चंद्र दिवस कितना? 52 मिनट। ठीक है, काहे परेशान हो जा रहे हो? कोई भूल सकता, हम भी भूल सकते हैं, आप भी पहली पहली बार है तो भूलेंगे ही, 4-6 बार हो जाएगा तो नहीं भूलेंगे। और एक और दिन बताया था जी, हाँ, नक्षत्र दिवस, साइडेरियल डे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये सब ऐसे ही बताया गया था, है ना, कि कंपटीशन में आपसे पूछा जाएगा। अरे भूगोल में इसकी जरूरत है, और अब चंद्र दिवस की आवश्यकता पड़ेगी। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी स्थान पे ज्वार आने के 12 घंटे 26 मिनट के उपरांत ही ज्वार आता है। ये 12 घंटे 26 मिनट काहे हो गया? उसका आधा, क्योंकि ये स्थान जो होगा ना बेटा धरती का, ये चंद्रमा के सापेक्ष पीछे घूम के 12 घंटे में नहीं आएगा, 12 घंटे 26 मिनट में आएगा। जब पीछे आएगा तो फिर ज्वार आएगा, लेकिन इस बार गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं आएगा। नहीं समझ पा रहे? अब वो डायग्राम दूसरा है, इसी वजह से नहीं समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लो बेटा। आज मेरा आखिरी इरादा है आपको परेशान करने का, है ना। आज मैं आपको सुलझाने नहीं आया हूं, आज मैं आपको उलझाने आया हूं। आज उलझिए थोड़ा, क्योंकि बड़े प्यार से सब कुछ सुलझ जा रहा है ना, मतलब समझ पा नहीं रहे हैं आप। इधर देखिए,
जैसे ये पृथ्वी है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी का ये बिंदु जो है चंद्रमा के सामने है। क्या खुसर खुसर कर रहे हो? ठीक है, मुझसे बात करो। तो ये घूम के चंद्रमा के पीछे जो आएगा 12 घंटे में नहीं आएगा, 12 घंटे 26 मिनट में आएगा, क्योंकि 12 घंटे 26 मिनट चंद्रमा भी लगभग यहां पहुंच जाएगा, है ना बेटा। तो कोई भी बिंदु जो धरती का है वो चंद्रमा के ठीक अपोजिट फेज में 12 घंटे में नहीं आएगा। आना तो चाहिए, लेकिन चूंकि चंद्रमा भी आगे बढ़ रहा है इसलिए 12 घंटे 26 मिनट के बाद आएगा। इसका मतलब है कि किसी स्थान पे ज्वार आने के 12 घंटे 26 मिनट के उपरांत ज्वार आता है। क्लियर है? और किसी स्थान पे ज्वार आने के 6 घंटे 13 मिनट के उपरांत भाटा आता है। मुझे लगता है आप समझ ही रहे का है। अरे बेटा, आधी डिस्टेंस तय करने में 12 घंटे 26 मिनट लगा, तो क्वार्टर डिस्टेंस तय करने में कितना लगेगा? उसका आधा। तो ये स्थान जब यहां चला जाएगा तभी ना भाटा आएगा। मैंने बताया था ना 90 डिग्री पे आ जाता है भाटा। तो ये स्थान यहां 6 घंटे में नहीं पहुंचेगा, 6 घंटे 13 मिनट के बाद। ये तो इसीलिए बेटा चंद्र दिवस के बिना ज्वार भाटा पड़ा ही नहीं जा सकता। क्लियर है? अब एक डायग्राम बना रहे हैं, आप बनाइएगा, पहले हेडिंग बना लीजिए, लघु ज्वार तथा दीर्घ ज्वार। लघु ज्वार तथा क्या बेटा? दीर्घ ज्वार। एक डायग्राम खाली बना के आप छोड़ेंगे, है ना। डायग्राम बनाए रहिएगा, कल हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। हाँ, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर लेके आइएगा, है ना। 12। तो थोड़ा सा एक डायग्राम देखिए बेटा, और देखो सूर्य नकारात्मक भूमिका में मौजूद रहता है। ज्वार वार ले आने में इसकी भूमिका तो नहीं, हाँ खेल बिगाड़ने में इसकी भूमिका जरूर है। वो कहावत सुना है ना, खेलेंगे नहीं लेकिन खेल बिगाड़ेंगे। तो सूर्य ज्वार लाए ना लाए, लेकिन ज्वार को डिस्टर्ब करने में अपनी भूमिका निभाता है। वो थोड़ा देखिएगा, इसे डायग्राम बनाते समय सूर्य को भी इग्नोर नहीं कर सकते हम, उसको रखेंगे सामने तभी समझ में आएगा। ये है भैया क्या, डायग्राम बना के रेडी रखिएगा, और घर पे अगर समझने की कोशिश करिएगा तो करिएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये है मान लो चंद्रमा की कक्षा, लेकिन मैंने कहा था सूर्य को इग्नोर नहीं कर सकते, साहब विद्यमान रहेंगे। किस रूप में? रेफरी के रूप में। देखेंगे खेल जो हो रहा हम थोड़ा देखते रहेंगे, है ना। अब ध्यान से सुनो, इस रेखा को हम मिला देते हैं सीधा, है ना, और फिर एक रेखा हम इसके परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये किसका रास्ता है जी? चंद्रमा का। हम थोड़ा गोल दिखाए हैं, लेकिन चंद्रमा की ऑर्बिट गोल नहीं है, वो भी थोड़ा सा इलिप्टिकल ही है। क्योंकि थोड़ा सा इलिप्टिकल नहीं होती तो चंद्रमा भी एक बार बड़ा करीब आता है धरती के, और चंद्रमा भी धरती से एक बार दूर चला जाता है, जिसको पेरिजी और अपोजी कहते हैं। तो गोल अगर होता तो पेरिजी अपोजी थोड़ा ही होता। ये ध्यान रखना, चंद्रमा की ऑर्बिट भी गोल नहीं है, गोल होती तो हमेशा बराबर दूरी पर होता ना बेटा, ध्यान से रखिए। अब इस रास्ते पे चंद्रमा तो हर जगह होगा, लेकिन जहां जहां ये 4 लाइनें कट कर रही हैं वो उसकी टिपिकल पोजीशन है। एक चंद्रमा की पोजीशन ये हुई, एक चंद्रमा की पोजीशन यह हुई, एक चंद्रमा की पोजीशन यह हुई, और एक चंद्रमा की पोजीशन यह हुई। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 4 ठो चंद्रमा है, एक ही चंद्रमा है। वो चक्कर लगाते लगाते हर स्थिति से तो गुजरेगा, वो तो यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, लेकिन हम 4 उसके कंडीशन को ध्यान में रखते हैं। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 स्थिति हम मार्क कर लेते हैं। ध्यान रखना, भूगोल में ये नंबर निर्धारित नहीं है, नंबर हम दिए हैं। आप किसी को एक नंबर कहिए, कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन हाँ पोजीशन को पहचानना होगा। जब चंद्रमा 2 नंबर की पोजीशन पे होगा, एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य और चंद्रमा दोनों हो गए। गौर करो, जब चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते नंबर 2 की पोजीशन में होगा तो पृथ्वी के एक ही ओर हो गए सूर्य और एक ही ओर हो गए चंद्रमा। लेकिन चक्कर लगाते लगाते जब चंद्रमा आता है नंबर 1 की पोजीशन पे तो पृथ्वी फंस जाती है बीच में। एक ओर होता है चंद्रमा और एक ओर होता है सूर्य। ज्योग्राफी में इस पोजीशन को नाम दिया जाता है। इस पोजीशन को भूगोल में कहते हैं युति। क्या कहते हैं? युति। अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। इस पोजीशन को कहते हैं वियुति। इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन। और इस पोजीशन को कहते हैं अपोजिशन। दोनों को एक साथ बोला जाता है भूगोल में। युति की स्थिति और वियुति की स्थिति को एक साथ जब कॉल किया जाता है इसको कहा जाता है सीजीगी। क्या कहा जाता है? सीजीगी। क्लियर है? एक ने कहा हिंदी में युति वियुति, हिंदी में दोनों को एक साथ बोला जाता है, युति और वियुति, और नहीं बोला जाता, युति वियुति कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश में दोनों को एक कॉमन वर्ड यानी कंजंक्शन और प्लस अपोजिशन इज इक्वल टू एक शब्द दे दिया गया। सीजीगी। हिंदी में सीजीगी ही लिखा मिलता है और पलट के हमला बोलता है कि सीजीगी क्या है। तो सीजीगी नंबर 1 और नंबर 2 वाली पोजीशन में जब चंद्रमा होता है तो उसको इकट्ठे क्या बोला जाता है? सीजीगी। मतलब तब जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। यह अलग बात है कि बीच में है कि किनारे है। जब 2 पोजीशन पे होगा तो भी पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में है, और जब एक पोजीशन में होगा तो भी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होंगे। तो एक लीनियर पोजीशन में जब होते हैं तो उन्हें बोला जाता है बेटा सीजीगी। लेकिन लीनियर पोजीशन 2 हो सकती है, एक ही ओर दोनों हो जाए, एक पृथ्वी बीच में हो जाए, किनारे किनारे दोनों हो जाए। डायग्राम बनाइए, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आज यही समाप्त कर रहे हैं बेटा। ढेर सारा धन्यवाद। लेकिन एक समस्या के साथ क्लास समाप्त करते हैं। जो समस्या मैंने छोड़ा था उसका उत्तर मुझे कल चाहिए इसी क्लास में। ऑनलाइन वाले मित्र भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो प्रॉब्लम मैंने दिया है कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का ज्यादा लग रहा है, ज्वार पे चंद्रमा का नियंत्रण क्यों है, जवाब मुझे कल चाहिए बेटा। कल जवाब आप देंगे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नहीं जवाब देंगे हम रुके रहेंगे।